अगर मल्टीवर्स का आइडिया दुरुस्त है तो ये हमें खुदा की कुदरत के बारे में क्या बताती है? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। तो क्या आप तैयार हैं? अगर मैं ब्लैक होल में जाती तो क्या वहां पर भी पूरा अंधेरा होता, यानी कि जैसे पाकिस्तान में होता है? क्योंकि वहां पर तो कोई लाइट नहीं जाती, तो इसका मतलब सब ब्लैक होगा। और अगर मैं मल्टीवर्स में चली गई तो क्या वहां पर भी बाइबल क्या कहती है कि मैं होस्ट होती? और क्या वैसे ही आप लोग सवाल पूछते? और अगर मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं, क्या नहीं भी करती, तो आजकल ये कॉन्सेप्ट डेजा वू जो इसका सबूत है, ये सब कुछ क्या है? हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बाइबल क्या कहती है कि एक नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट रेचल एजाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेल दोस्तों, आप सबको पता लग ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, ब्लैक होल्स और मल्टीवर्स। आइए देखते हैं कि हमारे लिए आज के लिए क्या है। खैर चलें दोस्तों, इससे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीवर्स और ब्लैक होल की हिस्ट्री क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे आया और हमें कैसे पता चला। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग इतने इंटेलिजेंट जो हैं। दोस्तों, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग है कि हमें पता लगता है कि हमारी जैसी और भी यूनिवर्स है और हमारे जैसा कॉन्सेप्ट और हम जैसे लोग और भी दुनिया में मौजूद हो सकते। और जहां तक बात है ब्लैक होल्स की, ब्लैक होल एक ऐसी कॉस्मिक बॉडी है जिसकी ग्रेविटी बहुत शदीद होती है कि उसके साथ साथ कुछ भी नहीं बच सकता, रोशनी भी नहीं। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा सितारा खत्म हो रहा हो। जब ऐसे सितारे का कोर अपने अंदर के तमाम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और अपने ही वजन के नीचे अंदर की तरफ गिरना शुरू कर देता है, जबकि उसके बाहर का हिस्सा उड़ जाता है। हर तरफ से गिरता हुआ मादा इसको इतना कंप्रेस कर देता है कि ये एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम 0 और डेंसिटी बेपना यानी इन्फिनिटी, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों की रिसर्च में इफ का एलिमेंट इस्तेमाल होता है, जो कि इसका सबूत नहीं है कि ये सच है या नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मल्टीवर्स का लफ्ज सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया? अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने 1895 में इस्तेमाल किया था। और इसका मतलब उस वक्त ये था कि फितरी हालात का इखलाकी तौर पर समझना मुश्किल है, ना कि किसी दूसरी कायनात को समझने का तरीका। मल्टीवर्स यानी कि बहुत सारी कायनात का ख्याल बहुत पुराना है और साइंस से पहले भी लोग इस पर सोच विचार करते रहते थे। पुराने यूनानी फिलोसोफर्स जैसे कि एनाक्सिमेंडर, डेमोक्रिटस और एपिकुरस ने ये थ्योरी दी कि एक से ज़्यादा दुनियाएं हो सकती हैं जिनमें मुख्तलिफ फिजिक्स के कवानीन हो सकते हैं। ये तस्वर मिडिल एजेस और एनलाइटनमेंट के दौर में भी सामने आया। ऐसे सोचने वाले फिलोसोफर्स विलियम गिलबर्ट और ब्रूनो जैसे, उन्होंने बताया कि हमारी कायनात जैसी और भी कायनात हो सकती हैं। 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट जैसे कि ह्यू एवरेट और एंड्री लिंडी ने क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी के हवाले से मल्टीवर्स का आइडिया रस्मी तौर पर इजाद किया, जो खासकर कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन थ्योरी के जरिए किया गया। इसी तरह ब्लैक होल्स का ये कॉन्सेप्ट कि ये ऐसे डेंस टुकड़े हैं कि रोशनी इनसे नहीं बच सकती, ये ख्यालात से लेकर अब हमारे पास ऑब्जर्वेशनल प्रूफ भी मौजूद है। और इसकी पहली ऐसी डेफिनेशन हमारे पास जो मौजूद है वो ये है, जो 18वीं सदी में जॉन मिचेल और पायर साइमन लैप्लेस के काम से सामने आई। इन दोनों ने अलग अलग इसके बारे में ख्याल पेश किया था कि कायनात में ऐसी चीज मौजूद है जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। ये न्यूटन के काम पर मबनी ख्याल था। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जो ब्लैक होल्स को समझने का एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क बना। ये स्पेस और टाइम के ऐसे इलाके हैं जहां ग्रेविटी एक्सट्रीम है और ये ब्लैक होल्स को समझने के लिए बेहतरीन है। इस साल कार्ल ने आइंस्टाइन के इक्वेशंस का एक सोल्यूशन निकाला, जो कि श्वार्ज़शील्ड रेडियस को बयान करता है, वो हदूद जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। ब्लैक होल का लफ्ज जॉन व्हीलर ने 1968 में कॉइन किया और फिर
सेगनस X1 जैसे ऑब्जर्वेशंस 1970s में जाहिर हुए और इनके होने का सबूत इस मौजू को और भी दिलचस्प बनाता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में ब्लैक होल्स की तस्वीर पेश करके इनका पहला विजुअल दुनिया से मुतारिफ किया और इनके वजूद का सबूत दिया। वाओ दोस्तों, मेरे लिए तो ये सब बहुत दिलचस्प था। आजकल ये टॉपिक हर जगह डिस्कस हो रहा है और यूथ में तो बहुत ही जगह डिस्कस किया जाता है। इसके चलते चलते इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स और ड्रामास भी बनाए गए जो कि यूं है, जैसे कि मल्टीवर्सेस पे मार्वल्स की बेतहाशा कलेक्शन, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरमैन वर्स 2018, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 और मार्वल्स के अलावा स्ट्रेंजर थिंग्स और ब्लैक होल्स पर बनने वाली इंटरस्टेलर 2014। इसमें ब्लैक होल का सबसे बेहतरीन इजहार दिखाया गया है। ये फिल्म साइंटिस्ट के साथ मिलकर तैयार की गई थी और ये वाकई लाजवाब है। इसके अलावा द ब्लैक होल 1979, द एज ऑफ ऑल वी नो 2020। वैसे तो दोस्तों मेरी बहुत सारी फेवरेट फिल्म्स हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और द अल्टीमेट मूवी इंटरस्टेलर का कोई मुकाबला नहीं है। बल्कि कुछ दिन पहले तो ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में एक वीडियो आई जो इस चीज़ को बयान कर रही थी कि इंटरस्टेलर में ब्लैक होल की जो तस्वीर दिखाई गई है वो अब की तस्वीर से कितनी मैच करती है। और इसके बाद तो मुझे स्पेस और कॉस्मोलॉजी को जानने का बहुत जुनून सा सवार हो गया और मैं सोचने लगी कि इन मूवीज़ में क्या हकीकत है और क्या फैंटेसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरस्टेलर मूवी की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रियल साइंटिस्ट ने बताई और उसको बयान किया। ये मूवी साइंटिस्ट के साथ मिलकर बनाई गई। यहाँ तक कि इसके को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दुनिया के मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट किप थॉर्न हैं, जिन्होंने टाइम डायलेशन और माइंड बेंडिंग थ्योरी को भी बहुत अच्छी तरह लोगों से रूबरू करवाया। और अब मैं स्पेस मूवीज को बहुत क्रिटिकली देखती हूँ। चलिए दोस्तों, बातें तो चलती रहेंगी। अब जानते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जिसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि मल्टीवर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप एक नहीं बल्कि दो कायनातों के अंदर जी रहे हैं। एक इस कायनात में जहां पर टाइम सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी वो मिरर यूनिवर्स जहां पर टाइम बैकवर्ड या उल्टी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। ये थ्योरी इस कदर कन्विंसिंग है कि साइंटिस्ट कायनात की शुरुआत से भी पहले का पूरा मॉडल तैयार कर रहे हैं जब कुछ भी मौजूद नहीं था, टाइम भी नहीं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं। मैगजीन ने इस्तेमाल किया था साल 1964 में, लेकिन ये साल 1967 के बाद ही शब्द पॉपुलर बना जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। वाह दोस्तों, आप लोग तो बहुत आगे की सोचते हैं। वैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बाइबल इन सारी न्यू रिसर्चेस के बारे में क्या कहती है। ऐसे ही कुछ सवाल जो आपने मुझे भेजे और मेरे दिमाग में भी हैं, आए हम वो अपने भाई से पूछते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है आपका? जी रेचल, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक, खुदावंद का शुक्र है। ये रहा आपका पहला सवाल। क्या बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि मल्टीवर्स या हमारी कायनात के अलावा और बहुत सी यूनिवर्सेस मौजूद हैं? हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में जो क्रिएशन का अकाउंट हमें जेनेसिस में मिलता है, हमारे लिए वो मोतबर है और उसमें हमें मुतअद्दिद कायनातों का वजूद नहीं मिलता। उसमें हमें एक ही मुतहिद कायनात का वजूद मिलता है और जिसको खलक करने वाला, बनाने वाला खुदावंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रहा आपका दूसरा सवाल। अगर मल्टीवर्स का नज़रिया दुरुस्त है तो ये बात हमें खुदा की कुदरत के बारे में क्या बताती है? जी, आपका ये सवाल बड़ा दिलचस्प है और आजकल के जो नौजवान हैं और बच्चे हैं वो भी इस तरह के बड़े जो गहरे गहरे सवाल हैं वो लेके आते हैं और वो जानना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती भी हैं तो फिर भी स्टिल चीज़ें सेम रहेंगी। खुदा, वक्त और खला और जो क्रिएशन की अकाउंट में चीज़ें में मिलती हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और लेट मी क्लियर यू कि खुदा की कुदरत वही रहेगी और उसकी जो अलूहियत है वो वही रहेगी। और खुदा ने चूँकि इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया है तो क्रिएटर वही है। तो अगरचे हमें कोई ऐसा सॉलिड अकाउंट नहीं मिलता मल्टीवर्सेस का, लेकिन फिर भी वी नीड टू
बी क्लियर दैट अगर हों भी तो स्टिल गॉड इज़ ऑलमाइटी गॉड। थैंक यू। भाई आपने बिल्कुल सही कहा, खुदावंद कादर मतलब खुदा है, चाहे ये दुनिया हो या फिर कोई और, वो हर जगह मौजूद है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसके साथ ही अगला सवाल, क्या मुकाशफा की किताब में जिस अथाह गड्ढे का जिक्र है, क्या उसे ब्लैक होल का एक मेटाफर कहा जा सकता है? जी, एक स्ट्रेट यस और स्ट्रेट नो कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा और मुझे मिला कि जो मुकाशफा की किताब में 9वें बाब में हमें एक जगह पे मिलता है अथाह गड्ढे के बारे में। आई वॉज सीइंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें लिखा है बॉटमलेस पिट, तो ये शायद किसी न तौर से इस तरफ इशारा देता है। तो कुछ लोग इससे ये तसव्वुर करते हैं, ये ख्याल लेते हैं कि शायद ये इस बारे में है। दैट्स व्हाट आई कैन से। अगला सवाल, ब्लैक होल्स टाइम और स्पेस का रुख बदल देते हैं? क्या कलाम मुकद्दस में खुदा के मुतालिक ऐसा कोई हवाला मौजूद है कि खुदा वक्त और स्पेस से बाहर है? बड़ा पुरस्कार सवाल है आपका और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे तौर से इसका जवाब दे सकूँ। खुदा के कलाम को अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि खुदा ने वक्त को खल्क किया है और खुदा से सब कुछ का आगाज़ हुआ है। मुकाशफा की किताब में हमें मिलता है जहाँ पर खुदा ने कहा है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, इब्तदा और इंतहा हूँ। और इससे मुराद है कि खुदा का कोई आगाज़ नहीं है, खुदा से सब कुछ का आगाज़ है। खुदा का कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि उसमें उसकी मर्ज़ी से जब वो चाहे सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। तो खुदा जो है वो वक्त की कैद में नहीं है। ही क्रिएटेड टाइम एंड टाइम इज़ इन हिज कंट्रोल। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा मादे की कैद में भी नहीं है। ह्यूमन जो माइंड है वो रीजनिंग मांगता है कि मैटर होगा तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी, लेकिन खुदा की कुदरत, उसकी डिविनिटी ये है कि वो क्रिएशो एक्स निहिलियो कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं से सब कुछ क्रिएट कर सकता है। थैंक यू सो मच भाई, हमेशा की तरह बहुत अच्छे जवाब देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया कि मैं इन सारे सवालों के जवाब खुदा के कलाम की रोशनी में दे सकूं, और मैंने अपनी कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि ये जवाब आपको पसंद आएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वाओ, मुझे हमेशा की तरह बहुत कुछ नया सीखने को मिला और कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये पता चला कि ब्लैक होल्स या कुछ भी और चाहे कितना भी बड़ा और डरावना क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे खुदा से बड़ा नहीं है। खुदावंद कादर मुतलक खुदा है। तो दोस्तों, इसी तरह अपने सवाल हमें भेजते रहिएगा, चाहे वो कितने ही बड़े और अजीब क्यों ना हो, क्योंकि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और गुड बाय।